नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री निशांत वर्मा, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, साफ नमस्कार। और बेबाक बोलते हैं और चीज़ों को समझने में लोगों की सहायता करते हैं। निशांत जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे शुक्रिया। अपने एक सेटिस्फेक्शन की बात करने जा रहा हूं। पिछले 7 दिनों से हिंदुस्तान के लोग बहुत ही ज्यादा सुख में हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी खबरें नहीं मिल रही हैं जिससे उन्हें परेशानी हो। वो 7 दिन से लगभग सारे टेलीविजन चैनलों पर, इंक्लूडिंग एनडीटीवी, वो एक सीरियल देख रहे हैं जो सीरियल लोगों को सारी समस्याओं से दूर करता है। सारी समस्याओं का मतलब, हमें ये पता नहीं कोरोना कितना फैला, हमें ये पता नहीं अस्पतालों में उसके इलाज के कोई नए इंतजाम हुए या नहीं हुए, हमें ये नहीं पता कितने वेंटिलेटर आए, हमें ये पता नहीं बाढ़ में कितने लोग मरे, हमें कुछ नहीं पता। और हम कितने सुखी हैं क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबरें इस तरह देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सुशांत सिंह राजपूत का रसोईया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा। ये ब्रेकिंग न्यूज है आज के टेलीविजन न्यूज चैनल्स की। और हर कदम पर रिया के घर के सामने से एक कुत्ता गुजरा, सुशांत राजपूत के फ्लैट की चाबी खोलने वाले ने बीड़ी पी या चाय मांगी। अब इस तरह की खबरें ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली हैं और जो बन रही हैं वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो हिंदुस्तान के लोग इतने सुख में हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, जिन्हें ये पता नहीं कि बेरोजगारी की हालत क्या है, जिन्हें ये पता नहीं कि आने वाले 1 महीने के भीतर उनके सामने क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं। ये जो मीडिया का साफ और शफाक चेहरा है, इसके बारे में आप कुछ देश के लोगों से बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि उनकी समझ को जो सुकून मिल रहा है वो सुकून कितना उनके लिए और देश के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। शो पे आपने मेरा स्वागत किया। मैं कई सालों से नेशनल मीडिया से जुड़ा हूं, आप भी जुड़े रहे हैं। मैं कई सालों से बहुत सारे चैनल्स पे देश के मैंने शिरकत की है और डिबेट्स किए हैं। जो सुकून इस समय देश को मिल रहा है बिल्कुल वाजिब है। राम राज्य आ चुका है। आप लोगों के सबके जनता जनार्दन के घर पैसे, सोना, चांदी, मिठाई, दूध, दही से भरे हुए हैं। कोविड जैसी कोई बात तो होती ही नहीं है। देश विश्व गुरु बन चुका है। तो इस विश्व गुरु भारत 2020 में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आदाब करना तो गुनाह हो गया है, क्योंकि आदाब करने से कोरोना की रेह मुंह में जाती हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के श्री बिजूरी ने कहा था। कितनी शर्मनाक बात है कि आज की तारीख में, संतोष जी, देखिए कि भारत का मीडिया, अधिकांश मीडिया, जो कपड़े उतार के इस कदर नंगा हो चुका है कि बस स्लीपिंग इन बेड बाकी रह गया है। मेरे ख्याल से वो कुछ हो भी चुका। क्योंकि अगर जनता जनार्दन इस देश की, जिसके लिए ये चौथा स्तंभ एक ऐसा कार्य प्रणाली का हिस्सा रहा है कि समाचार, न्यूज, जानकारी, सही गलत, ये देश दुनिया तक पहुंचे, उसके बजाय हो ये गया है कि पिछले करीब करीब 8-9 सालों से, हाँ जी, मोदी जी को आए 7 साल हुए, लेकिन ये चीज 7 साल। 2011-12 से शुरू हो चुकी थी और 2013 तक आते आते फुल स्विंग में थी कि किस तरीके से एक बड़ा मीडिया का जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थोड़ा बहुत प्रिंट मीडिया भी, ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए दो चीजों के लिए। एक, फला पार्टी के बेनिफिट के लिए, और बी, कि वो खुद पैसा कैसे कमा सके। मैं याद पड़ता है जो कि भाई, जब मैं छोटा हुआ करता था या मैं जब अपने 20, 21, 22 साल की उम्र के आसपास था, तो हमारे पास खास करके टेलीविजन चैनल्स, न्यूज टैंक चैनल्स जो थे, उनकी मात्रा जरा मर्यादित हुआ करती थी।
और हम सबको याद है कि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से टेलीविजन के न्यूज चैनल्स की मात्रा, संख्या बढ़ी है और अनकंट्रोलेबल हो गई है। मान के चलिए कि इस समय अंदाजन 400 से ज्यादा चैनल्स हैं भारत के अंदर, जिसमें राष्ट्रीय और रीजनल दोनों आ गए, और तकरीबन 150 से ज्यादा चैनल्स अर्जी लगा के बैठे हैं कि हमें मंजूरी मिले। मेरे ख्याल से भारत के अंदर 400 चैनल होना भी कम है। यहाँ तो अब घर घर में चैनल खुल जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चैनल्स ने ये जो होड़ लगाई है आपस में पैसा कमाने की, तो उस पैसा कमाने के लिए उनके पास 3 चीजें बिकाऊ हैं जो वो बेच रहे हैं कायदे से रोज। एक, वो मोदी जी को बेच रहे हैं, मोदी जी बिक रहे हैं, इस समय एकदम फ्रेश माल चल रहा है। दूसरा, हिंदू मुसलमान करना फ्रेश माल चल रहा है, बिक रहा है इस समय। और तीसरा, इंडिया पाकिस्तान बिक रहा है। तो इस होड़ में जब मैं नोएडा की फिल्म सिटी में जाकर के देखता हूं, तो एक लाइन से मुझे दिखते हैं कई सारे चैनल, लेकिन वो एक लाइन से हैं, अर्थात वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, और वो है पैसा कमाने की होड़, जिसके लिए ये जो नंगापन मीडिया ने शुरू किया है। इस नंगेपन में क्या था? सबसे पहले तो मोदी जी को बेचना एक नंगापन है। संतोष जी, मान के चलिए मोदी जी को बेचने के लिए ये चैनल वाले अधिकांश अपनी अंतरात्मा तक बेचने को तैयार, यानी कि ये सच को सच, गलत को गलत, ये तो बहुत दूर की बात रही। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब बातें पुरानी हो गई। अब तो पानी भी दूध है, दूध भी दूध है, खून भी दूध है, और हो सकता है कि दारू भी दूध है इनके लिए, क्योंकि इन्हें उस दूध को बेच करके पैसा कमाना है। आप मान करके चलिए इस चीज को कि जब मोदी जी को लेकर के गलत को भी सही दिखाने चल देते हैं या उनकी गलतियां ढांकने को चलते हैं, इसको कहता है मोदी को बेचना। दूसरी बात आती है हिंदू मुसलमान करना। हिंदू मुसलमान के नाम पे बहुत बढ़िया टीआरपी मिलती है, और हम सब जानते हैं, दर्शक भी अब जानते हैं कि टीआरपी मतलब एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट मतलब रेवेन्यू, यानी कि कमाई। तो ये हर हाल में इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लेकर के इस कदर बवाल, कुछ शब्दों में तो आतंक भी कहा जा सकता है, कि हिंदू मुसलमान को लेकर के देश के अंदर लोगों को आतंकित करने तक का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है, कि आज की तारीख में इस नंगेपन में सब भूल गए हैं कि चौथे स्तंभ के जो नींव है, वो उस चीज को भूल चुके हैं। जर्नलिज्म उस चिड़िया का नाम बना दिया है जो भी चाहे अपनी जेब में रख करके 4 पैसे दे करके अपने आप को बेच सकता है। निशान जी, यहीं पर मैं आपको रोकूंगा। आप उस चीज को कह रहे हैं जो बिक रही है और जो चल रही है, पर हमें उन चीजों का भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए जब हम मीडिया के नंगेपन की बात करते हैं, कि वो खबरों को छुपाता कैसे है, खबरों को छुपाने के लिए योजना कैसे बनाता है। अब इस समय सारे देश का मुख्य सवाल कोरोना है, सारे देश का मुख्य सवाल बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है, जिसमें सारे एक्सपर्ट देश के और विदेश के कह रहे हैं कि हम 60 दिन के भीतर एक बहुत बड़ी क्राइसिस में फंसने जा रहे हैं। अगर 60 दिन में हम फंसने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं 60 दिन को आप और बढ़ा दीजिए, 70 दिन में फंसने जा रहे हैं। इन चीजों को छुपाने में मीडिया जिस बेशर्मी का काम कर रहा है, या तो हम ये माने कि इन्हें ज्ञान नहीं है, या हम ये माने कि इन्हें इतना सुपर ज्ञान है कि ये सारे मीडिया चैनल्स एक साथ इस लाइन पर कैसे खड़े हो सकते हैं कि सभी एक चीज दिखाएं, कोई उस विषय को ना दिखाए जो लोगों के सामने समस्याएं आने वाली हैं, रोजगार को लेकर के, बैंक को लेकर के। बैंक हमारे सारे, हकीकत ये है, खाली हो चुके हैं। बैंक के पास अब कुछ नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बाहर से है नहीं। तो ये देश जो जिस संकट के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उस संकट के बारे में एक लाइन की न खबर, न एक लाइन की उसके बारे में चर्चा, और उसे छुपाने के लिए ऐसे विषय तलाशे जाएं जैसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस खबर को इतना बड़ा बना देना कि मरने वाले हजारों हैं इस बाढ़ में, मरने वाले हजारों हैं इस कोरोना में। आज ही शारदा सिन्हा की खबर आई, जो प्रसिद्ध लोक गायिका है। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं उस खबर को देख के आ रहा हूँ कि उन 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 महान गायिका की
मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। अब इन सारी मौतों का, जिसमें गरीब तो कहीं है ही नहीं, इस देश का 70% कहीं नहीं है। अब सारी खबरें, सारे बाजार, सारे विज्ञापन, ये सब 30% के लिए हैं। जो इस 30% से भी छिपाया जा रहा है, चाहे वो चीन का मसला हो, चीन की ताकत हो, हमारी खोखली ताकत को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम ये लाइन लेते हैं कि हम चीन, पाकिस्तान, नेपाल से एक साथ लड़ सकते हैं और मीडिया इसे ग्लैमराइज कर रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ना। इस देश में के साथ भलाई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे होता ये है कि ईमानदारी के साथ कुछ राजनेता ये मान लेते हैं, जो निर्णय की कुर्सी पर बैठे हैं, कि हाँ ये सही है। और मैं आपको निशान जी एक सत्य घटना बताता हूँ। वो सत्य घटना आपके साथ में दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। दर्शक, आप चाहे मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी के विरुद्ध हैं, सोनिया गांधी के समर्थक हैं, सोनिया गांधी के विरोधी हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि इस देश का शौर्य, इस देश का मस्तक कभी झुकना नहीं चाहिए। मैं आपको सालों पीछे ले जाता हूं, जब मोहम्मद गजनी ने हमला किया गुजरात के ऊपर सोमनाथ मंदिर की तरफ। सोमनाथ मंदिर में जितने पुजारी थे, उन लोगों ने किसी को भी वहां आने से मना कर दिया, जो अपनी सेना लेके उसकी रक्षा के लिए आना चाहते। तो उन्होंने कहा कि शंकर भगवान के इस मंदिर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, सीमा पर भी नहीं आ सकता। जब गजनी की सेना बिल्कुल सीमा पे आ गई, तो उन ब्राह्मणों ने कहा, उन पुजारियों ने कहा, उन ज्ञाताओं ने कहा, जो शास्त्र के ज्ञाता थे, कि नहीं नहीं, थोड़ा और आगे आने दो, भगवान शंकर की जागने की देर है, हम उनको जगाने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। और सब लोग मंत्र पढ़ रहे थे, और ऐसा नहीं कि वो नाटक में पढ़ रहे थे, वो विश्वास कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। वो दरवाजे पे आ गई। लोगों ने तब भी कहा कि वो गजनी की सेना दरवाजे पे आ गई सोमनाथ मंदिर के। अब तो कुछ लोगों को बताइए क्या होना है, क्या करना, क्या नहीं करना है। जितने वहां थे पुजारियों ने कहा, चिंता मत करो, भगवान के तीसरे नेत्र खोलने की का समय आ ही रहा है और सब भस्म हो जाएगा। महमूद गजनी मंदिर के अंदर आया, उसने तोड़ फोड़ की, तहस नहस किया, जितनी मंदिर की संपत्ति थी लूटी, और इन सारे पुजारियों को, जो डर के मारे ऊपर से गर्भगृह में चले गए नीचे, एक एक को उसने काट दिया, हत्या कर दी। और ये पुजारी इस विश्वास में बैठे रहे, इन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती कि ये भी हो सकता है। वो मानते थे, सचमुच मानते थे कि भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये सब भस्म हो जाएंगे। मैं उस घटना को इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम आज उन्हीं भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, और मीडिया उन पंडितों की तरह से, उन ब्राह्मणों की तरह से हमें विश्वास दिला रहा है देश में सब ठीक है, कोई आर्थिक संकट नहीं है, कोई कोरोना से मौत नहीं हुई, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बाढ़ से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और सरकार देश में इतना इन्वेस्टमेंट लाएगी कि हर एक घर में, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना दिखाया था कि 15 लाख सबके घर में आएंगे, और जिस सपने का समर्थन पूरी तरह से बाबा रामदेव और अडवाणी जी ने किया था, लोगों ने ये समझा आप क्या चिंता की बात है, अब तो हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, हम इससे ये कर डालेंगे, एक नई जिंदगी हमें जीने का अवसर मिलेगा। बाद में अमित शाह ने एक लाइन में कह दिया कि ये जुमला था। जुमला का मतलब ये सपना था, झूठा सपना था, या ये झूठ था, जो भी इसका अर्थ निकालें, पर उन्होंने कहा ये जुमला था। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन मीडिया ने आज तक इसके ऊपर बात ही नहीं की कि चुनाव में ये जुमलेबाजी होती क्यों है। लोग जुमलेबाजी पे वोट नहीं देते, लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वोट देते हैं। और जिस चीज की मैं फिर बार बार जिक्र कर रहा हूं कि मीडिया हमें ये बता रहा है कि देश में अभी कोई समस्या नहीं है, हमारे 60 दिन 70 दिन की जो बकवास कर रहे हैं अर्थशास्त्री देशी या विदेशी, वो बकवास है, उसका कोई महत्व नहीं। अगर महत्व होता तो उन्हें दिखाई देता, वो अपने यहाँ चर्चा में लाते। सारी चैनल सिरे से एक तरफ में कह रहा हूं, छोटे हों बड़े हों, साख वाले हों बेसाख वाले हों, सब इस लाइन को टो कर रहे हैं। इससे हम क्या कहें? मीडिया का अच्छा नंगापन कहें, मीडिया का बुरा नंगापन कहें, मीडिया का झूठ कहें, इस देश के लोगों को बर्बाद करने में किसी साजिश का हिस्सेदार होने की बात कहें,
मन में गुस्सा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे देश में देश प्रेम के नाम पर देशद्रोह हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चे सिक्के के नाम पे खोटा सिक्का चलता है, इस समय देश में हर जगह आप देशद्रोही काम देश प्रेम के नाम पे होते देख रहे हैं, और ये सारे काम मुझे लगता है देशद्रोही हैं। ये सारी सूचना को छुपाना, मीडिया की बुनियाद को खत्म करना, मीडिया के अर्थ को समाप्त करना, जितने भी चैनल हैं उनका इसमें 100% योगदान है। ये आप चूंकि मीडिया में जाते रहते हैं चैनलों की बहस में, उन बहसों में आप हिस्सा भी लेते हैं, इसलिए आपसे मैंने ये सवाल रखा कि क्या वहां पर जो मीडिया के लोग जिनसे आपका एनकाउंटर होता है, जिनसे आप टकराते हैं, क्या वो लोग इन चीजों से अवेयर हैं या नहीं है, या पुजारियों की तरह से सचमुच मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं उस एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ। आपने जो सोमनाथ मंदिर का एग्जाम्पल दिया बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खाली सोमनाथ मंदिर नहीं, जितने भी मंदिर हों या आस्था के स्थल, कोई भी राजा जब दूसरे पे अटैक करके जीतता था पिछले जमाने में, तो वो उसके मंदिर को या आस्था के स्थल को तहस नहस कर देता था और अपने भगवान की मूर्ति स्थापित करता था। यही एक जीत का प्रतिबिंब होता था। तब से लेके अब तक, अब आप हारे में, चलिए मैं देश और दुनिया के लोगों को क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं आप सवाल कर ही सकता हूँ। मैं अपने आप से ये पूछता हूँ कि क्या हमारे पूर्वजों से लेके अब तक इस जमीन पे रहने वाले ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग क्या आज तक ये नहीं समझ पाए कि भ्रम क्या होता है, लोग भ्रमित आपको कैसे करते हैं और इतने लार्ज स्केल पे आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मैं तो इसको हिप्नोटाइज करना ही कहूंगा कि मोदी जी ने क्या उस एक तबके को, जो कि होगा करीब 10-20 करोड़ लोगों का इस देश में कम से कम, क्या इतना बड़ा हिप्नोटाइज कर रखा है गलत सलत तरीकों को बता करके। कांग्रेस कुछ नहीं करती, नेहरू चोर थे, राजीव गांधी फलाने थे, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जिसमें वो अटल को भी गिन लेते हैं, और देश 2014 में पैदा हुआ, इतिहास बदलने की कोशिश। ये सारी चीजें क्या हमारे लोगों को समझ में नहीं आती? वो नहीं आती हैं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेटेड इलिटरेट्स भरे हैं, या दूसरी तरीके से कह सकते हैं अनएजुकेटेड लिटरेट्स हैं, कि पढ़ना लिखना तो आता है पर ज्ञान कहीं नहीं है। ज्ञान के लिए वो सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं, जहां पे दुनिया भर की गलत बातें फैली होती हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कि जितने भी ये मीडिया हाउसेस हैं, और ये आपके उस सवाल से कनेक्ट भी होता है कि क्या इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मान के चलिए अगर कोई भी एक लीडर जिसने काफी बड़े तबके को, लोगों को हिप्नोटाइज कर रखा है, कि गलत देखते हुए भी वो जाकर के उसको वोट देते हैं, क्योंकि फाइनली वोट से ही ये लोग सत्ता में आते हैं। तो यही चीज पैसा कमाने की होड़ में ये जितने भी चैनल्स हैं, और मैं नाम लेके आपको कह सकता हूँ, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे वो न्यूज नेशन हो, इनके जैसे जो चैनल्स हैं, ये चाहे वो टीवी 9 भारतवर्ष हो, ये चैनल्स ने एक चीज, इनके बॉसेस ने इनको सिखा दी है कि यहां नौकरी करनी है तो आपके लिए तरीका ये है। देखिए, आज हम भी इस बात को मानते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी करने जाता है, तो जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, मालिक होते हैं, ग्रुप ऑफ ओनर्स जो भी होगा, वो उनकी बताई हुई बात पे ही वो कंपनी चलेगी। उसमें आपको दिमाग कम, काम ज्यादा करना होता है। बस यही चीज इन चैनल्स के अंदर काम करने वाले लोगों को भी है। मैं पर्सनली ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जो इन चैनल्स में काम करते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे, जो अपने चैनल नहीं करते, जो उससे चिढ़ते हैं, जो उसको कभी देखते तक नहीं है, लेकिन नौकरी के बूते वो वहां पे रहते हैं, क्योंकि आखिरकार पापी पेट का सवाल है, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो। तो पापी पेट के सवाल में ये लोग नौकरी करते हैं, लेकिन सवाल जब जुड़ता है इनके एडिटोरियल से, कि क्या इनके एडिटर्स, क्या इनके प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स, क्या इनके एंकर्स, क्या इनके ओनर्स, क्या इस बात को नहीं समझते हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके के भ्रम में डाल रखा है देश को, ये गर्क की तरफ ले जा चुका है, देश बर्बाद हो चुका है, बस सिर्फ प्रत्यक्ष दिखना बाकी है। ये उन्हें पता है, और इसीलिए वो फटाफट और नोट छाप रहे हैं कि जब संतोष भारती और निशांत वर्मा के पास 100 रुपए नहीं बचे, कम से कम हम एक जगह पे 2 बार का खाना तो खा सके। ये नोट छापने की मशीन है, इनको पता है
ये बहुत स्मार्ट हैं, इन्हें पता है कि ये देश गर्क में जा चुका है, हम सबको पता है, लेकिन ये आपको गलत दिखाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो 4 पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं मोदी को अच्छा दिखाने से, मोदी की गलतियां, सरकार की गलतियां छुपाने से। आप देखिए, चीन हमारे देश में बैठा हुआ है, हमारी जमीन पे बैठा है। अभी सीडीएस साहब ने भी जो बोला, बिपिन रावत जी ने, उससे भी साफ होता है, कल ही बोला, उससे भी साफ होता है कि बातचीत शायद फेल होने की कगार पे है और चीन हमारी जमीन पे बैठा है, नहीं तो फिर एक्शन किस बात का लेने की बात करी। लेकिन इस चीज को हमारा मीडिया ना दिखाए, अगर दिखा दिया तो उस मीडिया की खैर नहीं, क्योंकि उसका जो ओनरशिप है, इन कंपनियों के जो मालिक हैं, ये मालिकों ने उनके साथ अनरिटन अंडरस्टैंडिंग कर रखी है कि हाँ जी हम आपको चलाएंगे, चाहे देश डूबता रहे। आप मीडिया की बात कर रहे हैं संतोष जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो फिल्म बनाते हैं जो बिकती है। बिकती क्या चीज है? जो पब्लिक देखना चाहती है। हमने तो कभी नहीं देखा कि गरीबी के ऊपर आजकल कोई फिल्में बन रही हैं। हमने तो नहीं देखा कि हर तीसरी फिल्म जो है वो मजदूरों की प्रॉब्लम पे बन रही हो। हमने तो नहीं देखा कि जो फिल्में हैं वो इस चीज पे बन रही हो कि साइंस में कितनी, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या तरीका चल रहा है और हम 4G से 5G की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये सब नहीं बिकता। क्या बिकता है? लव अफेयर बिकता है। लव अफेयर तो सारी फिल्में पिछले 20 सालों से आप देखें तो अधिकांश जो हैं वो एक ऐसे टारगेटेड चीज पे बनती है जो ऑडियंस देखना चाहती। इससे बहुत फर्क नहीं है मीडिया। जो टेलीविजन मीडिया है उसके अंदर न्यूज सिर्फ एक भाग है। आप हमसे बेहतर समझते हैं कि उसके अंदर अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं, गीतों के चैनल होते हैं, संस्कार के चैनल होते हैं, भगवानों की बात हो रही होती है। तीसरे टाइप का होता है वो जो खूब ड्रामा जिसमें आता है, उस टाइप के चैनल होते हैं, सोप ओपेरा जिसको कहा जाता है। बस उसी के अंदर एक और भाग है जिसको न्यूज चैनल कहा जाता है। एक जमाना था जब न्यूज देखने के लिए, क्योंकि पहले सुनते थे लोग, सुनने से पहले रेडियो पे वो लोग पढ़ते थे न्यूज, बाद में सुनना और पढ़ना तो जारी रहा, फिर आ गया ये ऑडियो विजुअल तरीका। अब टेलीविजन में न्यूज तो आ गई, लेकिन उस न्यूज के जब इतने सारे चैनल खुल गए, 400 चैनल है हमारे देश में कम से कम, तो इतने सारे जब न्यूज चैनल हो गए तो उसके बाद वो अपनी तनख्वाह, अपने पैसे, अपनी कमाई बढ़ाएंगे कैसे? तो उसके लिए उन्होंने बाकी चैनल से मिला करके चीजें जोड़ ली। उसमें ड्रामा जोड़ लिया, उसमें नाटक जोड़ लिया, उसमें गीत जोड़ लिए। लेकिन दिखाना क्या है? फाइनली दिखाना वो है संतोष जी जो लोग देखना चाहते हैं। शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतने सारे लोग उस टाइप के चैनल देख करके ताली बजाते हैं, वाहवाही करते हैं और आत्मसंतोष की फीलिंग करते हैं, अनुभूति लेते हैं, जो सब आपको गलत सलत एंटी नेशनल एक्टिविटी दिखा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल में हमने तबलीगी जमात को लेकर के देखा क्या हालात हुए। तबलीगी जमात का लेकर के, मरकज निजामुद्दीन को लेकर के जिस तरीके से इस देश के बड़े बड़े नेशनल इंग्लिश और हिंदी मीडिया ने, रीजनल का तो पता ही नहीं साहब, लेकिन इंग्लिश और हिंदी मीडिया ने अधिकांश ने लेकर के, अधिकांश पता, एक आध छोड़ के सब ने, एक आध तो मैं शायद गिनती से जानता भी हूं जिन्होंने उस चीज को गलत तरीके से नहीं दिखाया, बाकी सब ने, जिस तरह मैंने कहा, एक लाइन में होड़ लग गई ये साबित करने में। और साबित क्या करना था उनको? दो चीजें, कि मुसलमान देश विरोधी है और चैनल सबसे बड़ा मोदी का चाटुकार है। उनको यह साबित करना, और इस साबित करने के चक्कर में उन लोगों ने इस देश के निवासियों को, किसी भी धर्म से हो, इस मामले में इस्लाम धर्म से, मुसलमानों को, उनकी जमातों को जिस तरीके से, जिस नंगेपन से, जिस वहशियाना तरीके से इन भारतीयों को, धर्म की बात नहीं करूंगा, इन भारतीयों को बदनाम करने की कोशिश करी, तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता था, मैं चैनल पे बैठ के मन में सोचता था कि क्या मैं किसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठा हूं? ये इंडियन चैनल्स है, नाम तो बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है, इंडिया, भारत, इस टाइप का, लेकिन आप हैं कौन? आप तो पाकिस्तानी चैनल से भी बदतर निकले कि आप भारत के अंदर बैठ के भारतीयों को बदनाम कर रहे हैं। किस लिए? 4 पैसे कमाने के लिए। माफ कीजिएगा, 4 पैसे तो वो भी कमा लेती है। आप बेहतर काम कर सकते थे, आप बेहतर जर्नलिस्ट बन सकते थे, ये बड़े बड़े चैनल, लेकिन इनको वो आदत पड़ गई है कि हर हाल में जो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है पुराना, एंटी मुस्लिम, उसको घिसे जाओ घिसे जाओ घिसे जाओ। और देखिए किस तरीके से एंकर बैठ करके चीख चाक के चिल्ला करके धर्म गुरुओं से लेकर के एक आम इंसान को इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और अंततः हुआ क्या?
पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उदाहरण के तौर पे तबलीगी जमात के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिया को एक चांटा मारा, इस देश के नेशनल मीडिया को खींच के चांटा मारा। और इससे पहले कि वो जो गाल लाल हुए थे उनके बॉम्बे हाई कोर्ट के चांटे से, वो लालिमा थोड़ी कम होती, उससे पहले आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं इनकी भाषा में, मैं इन मीडिया वालों की भाषा में कह देता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट वालों ने, मीडिया वालों, आपको चांटा मारा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आपको लात मारी, और ऐसी जगह मारी कि आपको पता नहीं है कि अब क्या क्या लाल हो गया आपका, सारे ऊपर नीचे के गाल आपके लाल हो गए नेशनल मीडिया वालों। आई मीन सोचिए, ये सुनकर के आप, अच्छा नहीं लगेगा, ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इन शब्दों की तो कोई कीमत ही नहीं है आज के नेशनल मीडिया में। वहां तो ये स्टार्टिंग लेवल है, वहां का तो किंडरगार्टन है, प्राइमरी स्कूल कहलाता है उस भाषा। और जिस तरीके से कोरोना का जिम्मेदार मरकज को या मुसलमानों को बड़े पैमाने पर ठहराया गया, मैंने एक बार सवाल पूछा कि सामने ही, क्योंकि मित्र हैं, मिलते नहीं है आजकल कोरोना के डर से, स्वास्थ्य मंत्री, मैंने पूछा भाई ये तो बता दें आप कि जो मौतें हुई हैं या जो संक्रमित हुए हैं उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। जाहिर है अगर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान तो आपस में सोसाइटी, वो कहते हैं क्लोज सोसाइटी है, तो उनमें तो हर आदमी कोरोना संक्रमित हुआ होगा। पर जिस तरीके से सांप्रदायिक घृणा चैनल्स ने पैदा की, हमारे बीच में फैलाई, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बल्कि मैं आपको आपकी बात में एक पुछल्ला जोड़ता हूं कि उसका जहर लोगों पे इतना फैल गया है कि बातचीत में कैसे सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हैं कंगना राणावत, जो इस समय टेलीविजन की डार्लिंग एक्टर बनी हुई है, क्योंकि वो कोरोना के सवाल के ऊपर फिल्म स्टारों को गालियां देती हैं। उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर क्यों आमिर खान, सलमान खान, इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग, शाहरुख खान, ये तीनों चुप क्यों हैं। ये किसने कहा? कंगना रनौत ने। उसने अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिया, उसने अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिया कि अमिताभ बच्चन ने भी ये मांग क्यों नहीं उठाई। उसने उठाए 3 उन एक्टर्स के नाम जो मुसलमान हैं। और वहीं से मुझे लगा कि ये जहर कितना हमारे दिमाग में फैल गया है, पहुंच गया है, कि थोड़े दिन में हम खाने पीने में भी शायद हमें से बहुत सोचने लगेंगे कि इसका नाम कुछ मुस्लिम नाम से मिलता जुलता है, तो इसके यहाँ खाना खाने मत जाओ या उसे अवॉइड करो। ये बस आपकी बात में मुझे जोड़ना था, फिर हम जो अगली बात करेंगे इसमें एक लाइन इसको आप पूरा करें। जी जी, मैं इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स भी इस कोरोना वायरस को लेकर के बात करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी याद आती है कि जिस तरीके से मरकज को लेकर के, निजामुद्दीन को, जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने उसको बदनाम करने को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, संतोष जी, मेरा मानना तो ये है कि जब जी न्यूज के अंदर 20 से कोरोना पॉजिटिव निकले थे और मैं उसको नाम दिया था मर्क जी, उसके बाद देखें तो आरएसएस के ऑफिस के अंदर, उनके लोगों के अंदर कोरोना वायरस निकलना शुरू हुआ। और तो और जिस तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना के डर से और लोगों के पास नौकरी और पैसे ना होने की बदौलत जो माइग्रेंट लेबरर वापस जा रहा था गांव, जिस तरीके उसको लाठी मारी गई कोरोना के नाम पे, मेरे ख्याल से ये जितने भी अब मियां अमित शाह खान और शिवराज सिंह पठान और ये जितने भी कोरोना के मरीज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लेटेस्ट नाम और भी आजकल आ रहे हैं, तो ये जितने भी खान और पठान आरएसएस के हैं, एंटी नेशनल्स कहा जा सकता है इनको, तो ये जितने कि अब देश विरोधी हो गए हैं, चाहे वो अमित शाह देश विरोधी हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव होके, चाहे शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव होकर देश विरोधी हो गए हैं, इन लोगों को अब पुलिस की वो लाठियां पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, जिसको मेरे पे केस करना है कर सकता है, लेकिन इन लोगों को वो लाठियां पड़नी चाहिए थी जो कोरोना काल के अंदर आपने गरीबों पे मारी। पर देखिए ना, इसमें कई नाम तो लोगों ने छिपाए। कुछ लोगों के ऊपर लोगों ने कहा ये नाटक में भर्ती हो गया, संबित पात्रा को कोरोना हुआ, वो मेदांता में भर्ती हुए, लेकिन लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। ये भी एक दूसरा हिस्सा है इसका कि वो नाटक कर रहे हैं कोरोना का। तीसरे, हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोरोना पॉजिटिव हुए, वो मेदांता में भर्ती हुए, उनकी खबर दबाई गई।
भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, एक नेता, केंद्रीय मंत्री रहे उन्होंने कहा कि भाभी जी के पराठे खाओ तो आप ठीक हो जाओगे, पापड़ और गोबर का, हाँ, गोबर गोबर को ब्रेड के ऊपर मक्खन की तरह लगाओ, खाओ, कोरोना नहीं होगा। हमारे बाबा जी जिन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया, महंत नित्य गोपाल दास, उन्हें कोरोना हो गया। उसके पहले वहां के 1/3 लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें मुख्य पुजारी के सहयोगी भी शामिल थे राम मंदिर के। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वहां गए तो उन्होंने जिनसे हाथ मिलाया और जिनसे प्रसाद लिया टेलीविजन पर, नित्य गोपाल दास, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी खुद क्वारंटाइन नहीं हुए। इसने ये बताया कि क्वारंटाइन होना एक बेवकूफी है, जो बड़े लोग हैं वो क्वारंटाइन नहीं होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी, और उदाहरण तो इसीलिए यही लोग पेश करते हैं ना, पेश करते हैं। मैं जैसे इसीलिए बड़े अस्पतालों की जगह छोटे अस्पतालों में जाना खतरनाक है, ये बताया खुद अमित शाह ने, शिवराज सिंह चौहान ने, अमिताभ बच्चन ने, कि सरकारी अस्पतालों में मत जाओ, भले भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो। लेकिन मजबूरी में चूंकि इतनी आलोचना हो गई थी, अमित शाह जी को जाना पड़ा। ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो, हमारे बीच में आए। लेकिन ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जो लोग कहते हैं, हमें प्रीच करते हैं, वो लोग खुद उसका पालन नहीं करते, देखिए, मैं उसका पालन नहीं एक करते। अगर इसमें अगर लाइन जोड़ता हूँ। और इनकी देखा, और एक मिनट, इनकी देखा देखी अगर कोई मध्यम वर्ग का आदमी किसी बड़े अस्पताल में पहुंच भी जाए तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख बिना दिए बाहर नहीं निकल सकता। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुद्दे पे जो हमारा है कि मेरे हिसाब से तो जो मीडिया ने बिल्कुल नंगापन कर रखा है, वो मीडिया के नंगापन के अंदर भी इस बात को जोड़ा जा सकता है। इस बात को इस तरीके से जोड़ा जा सकता है कि कोरोना काल के अंदर योगी आदित्यनाथ गए थे रामलला की मूर्ति लेकर के अयोध्या, मीडिया ने तो उनकी खाल नहीं उतारी। मैं खाली मीडिया तक सीमित हूँ, अब बिल्कुल। बाकी देश को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। एक तरफ मीडिया, एक तरफ देश, अब तो ये हालात हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए थे रामलला को लेकर के, और उन्होंने मूर्ति का मूर्ति उनको ट्रांसफर करनी थी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो कोरोना काल था, उसमें तो मीडिया ने उनकी खाल नहीं खींची। उसी तरीके से कमलनाथ का मजाक, तत्कालीन सीएम मध्य प्रदेश का मजाक उड़ाने वाले जब शिवराज सिंह चौहान बनते हैं कोरोना पॉजिटिव, तब तो मीडिया ने उनकी खाल नहीं उतारी। जब आप देखते हैं कि मैंने तो कल शाम को बोला कि चलिए भैया, कहीं से 5 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गोबर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नजदीक में एमएल खट्टर साहब एकदम से कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेरे ख्याल से वो तो हाँ, कम से कम बिल्कुल इस चीज का इस्तेमाल करे। तब तब किसी बिल्कुल। मीडिया वाले ने खाल नहीं उतारी। बाबा रामदेव ने बाबा तो मैं नहीं कहता हूं, रामदेव ने जब कोरोनिल नाम का जो प्रचार करना शुरू किया, टेलीविजन के बड़े बड़े चैनल्स ने 1-1 घंटे के प्रोग्राम चलाए इस तरीके से कि दवा लाइव मिल गई है, लाइव और उनको लाइव पूरी की पूरे, पूरी हाँ, फुटेज दी, लाइव से पूरी की पूरी बिल्कुल फुटेज दी। बिल्कुल। और उसके बाद क्या निकला कि इसी सरकारी महकमे ने उनके चाटा मार दिया कि ये तो कोरोनिल की दवाई नहीं है, और फिर वो दुम दबा के भागते फिरे कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अब उन चैनल्स की नंगापन को मैं साबित कर रहा हूं। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, संबित पात्रा की आपने बात करी। संबित पात्रा छत्तीसगढ़ के अंदर अरेस्ट ना हो, मैंने फोन करके पूछा था उस पुलिस स्टेशन में रायपुर में, उससे बचने के लिए वो मेदांता में भर्ती हो गए। क्या है, कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, ठीक है, स्वस्थ रहे, ये हमारी तरफ से इच्छा हो सकती है। इसके उपरांत आप अमित शाह को देखिए, सारे मेदांता बड़ा भागते हैं। खैर, गुरुग्राम में कुछ होगा, खैर जो भी है, वो एक ही हॉस्पिटल है, बाकी भारत सरकार के होम मिनिस्टर तक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो फिर इससे ज्यादा इस देश के लिए विश्व गुरु होने की क्या हम आशा लगा सकते हैं। लेकिन मेदांता में गए, भर्ती हुए, कोविड पॉजिटिव थे, वहां से रिपोर्ट आई कोविड निगेटिव थी, उनको वहां से छोड़ गया, वो अपने घर आए, जहां भी आए, ऑफिस गए, रात के 2 बजे एम्स में भर्ती होते हैं। आज लगभग हफ्ता भर हो गया है, कोई समाचार नहीं है कि उन्हें क्या बीमारी है, कोई समाचार नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, समाचार नहीं कि वो वहां पे किस, हो सकता है कि बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रहे, क्या कर रहे मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे मीडिया के अंदर इतना गुदा नहीं है कि वो सवाल कर सके इन सरकारों से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कि आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है पब्लिक को बेवकूफ बनाने की। आप लोग अपने लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं और पब्लिक के लिए अलग। किस तरीके से हो सकता है आप सोचिए। शिवराज सिंह चौहान का मैं एक और देना चाहता हूं, आपको याद होगा इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, कैसे लाठियां बरसी थी, कैसे लाठियां बरसी थी उन लोगों पे, जिन्होंने 2 महीने तक कोरोना को
जिनको कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी हो रहा था, उन लोगों पे जो सड़क पे चल के जा रहे थे, आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवा रहे हैं वीआईपी आईसीयू में। से लाठी मारने का मन कर गया था पुलिस वालों का, नहीं हम लोगों का, कि ये और और मीडिया उसका, दिखा रहा है। हाँ मीडिया दिखा रहा है, वही मैं कह रहा था कि ये बेशर्मी की हद है। शिवराज सिंह उसको कोरोना से आगे अकेले में बढ़कर राखी नहीं अगर बंधवा हम सकते। देखें, कोरोना से अगर कोरोना से हम आगे बढ़ के एक बात करना चाहता हूं यहां पे मैं, कि आपने देखा होगा कि लद्दाख के अंदर जब चीन का मामला शुरू हुआ, उसके बाद जब उसने जोर पकड़ा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद वो लद्दाख गए और मीडिया दिखा रहा है। और कितने शर्म की बात है, चाहे वो जी न्यूज हो चाहे कोई भी हो, कितने शर्म की बात है कि वो 250 किलोमीटर दूर कैमरामैन बॉर्डर से, बॉर्डर तो नहीं कहना चाहिए, एलएसी कहना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 250 किलोमीटर दूर खुद ये कैमरामैन लोग खड़े हैं, इनके एंकर खड़े हैं, इनके जर्नलिस्ट खड़े हैं और दिखा रहे हैं आपको वादियां और कह रहे हैं देखो चीन वापस चला गया। अरे नालायको, तुम 250 किलोमीटर दूर हो। प्रधानमंत्री जाते हैं लेह के एक अस्पताल में, एक फोटो आप कराते हैं, बहुत बढ़िया सा फोटो आप था, और ये साबित करना चाहते हैं कि मैं साथ खड़ा हूं अपने फौजियों के। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती है बॉर्डर पे जाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो इन्हीं सैनिकों के नाम पे वोट भुनाने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल से वो दिन बहुत नजदीक है। कुछ लोग कहेंगे 2024, मैं कहता हूं नहीं, ये दिन बहुत नजदीक है दोस्तों। जो ये मीडिया जो इनके साथ मिल करके, और मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल करके प्रधानमंत्री बन के इस देश की दुर्गति ये दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, कर रहे मीडिया हैं। और मोदी। मान के चलिए, मान के चलिए, ये मीडिया और मोदी जो दुर्गति कर रहे हैं इस देश की, इन्होंने अभी तक देश को पहचाना नहीं है। ये देश हर दुर्गति करने वाले को इस तरह पछाड़ा है। मोदी जी आपको पता भी नहीं चलेगा न गुजराती में गुजराती जोता हो ना हटे, कि तुमने खबर नहीं पड़े कि वर हतो वे के नहीं। दे विल नॉट इवन कम टू नो कि क्या हुआ और कैसे इनके झूठ को, कैसे इनके फरेब को, कैसे मोदी और मोदी के मीडिया के चलने वाले देश को भ्रमित करने वाले झूठ और फरेब को यही देश खत्म कर देगा। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को परमानेंटली गायब कर दिया जाए देश से, क्योंकि इस देश में वो शक्ति है। मंगल पांडे अगर जी गया, भगत सिंह अगर उठ गया, चंद्रशेखर आजाद आ गया, गांधी की पॉलिसी और जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत, तो मान के चलिए तुम्हारे जैसे सावरकर, गोलवालकर जितने भी है ना, इस बार सजा से नहीं चुकेंगे। मैं आखिरी हिस्से में एक जो निर्णय करने वाली कुर्सी पे बैठते हैं वहां के अंतर विरोध को इस चर्चा के इस हिस्से में लाना चाहता हूं। दो घटनाएं बताता हूं। एक घटना है राजा भोज के समय की, जो हमने कहानियों में पढ़ी है, सबने पढ़ी है, कि एक चरवाहा था, एक टीले के ऊपर जब वो जाता था और एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा होता था, तो जो उसके सामने बच्चे अपनी समस्या रखते थे वो उसका बिल्कुल सही फैसला देता था, जिसको निर्णय कहते हैं, सही फैसला देता था। और वहां से जब हट जाता था 3 फीट इधर उधर, तो वही अंडबंड शंड करने लगता था। धीरे धीरे ये हवा फैली और आसपास के लोग अपना फैसला कराने उसके पास आने लगे, पर वो वहीं बैठ के फैसला कर पाता था जहां वो टीला था, जिसमें एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर खड़ा होके या बैठ करके। लोगों ने कहा कि यहाँ क्या है, खोदा तो राजा भोज का सिंहासन निकला। उस राजा भोज के सिंहासन के ऊपर बैठ के वो चरवाहा जिंदगी में कभी भी गलत फैसला कर ही नहीं पाया, सही फैसले उसने किए। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण ये है कि वीपी सिंह जी के समय की घटना बताता हूँ। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी उनसे मिलने गए। मैं स्वयं गवाह हूं, इसलिए एक घटना आपको बताता हूँ। अटल जी ने कहा कि विश्वनाथ जी, अटल जी बहुत ही जॉली आदमी थे और दोनों बड़े हंस हंस के बात हो रही थी। कहा विश्वनाथ जी 5 ईंटें ले जाने दीजिए, हम वहां रख के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, 5 ईंटें। अटल जी के शब्द हैं।
कि हम मंदिर जहां बनना है, जो हमने तय किया है, वहां 5 ईंटें रख के आ जाएंगे और हम कह देंगे हमारा फर्ज प्रण पूरा हुआ, ये सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री के जाने का सवाल था, सरकार गिरने का सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। वीपी सिंह ने हंसते हुए कहा, अटल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूं यथा स्थिति का। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाज नहीं रख पाया तो मेरे इस प्रधानमंत्री पद को धिक्कार है। मैं जब तक इसके ऊपर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अटल जी उठे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा, अटल जी, आपको भी ये देखिए ऐतिहासिक शब्द हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के। उन्होंने कहा, अटल जी, आपको भी एक दिन प्रधानमंत्री बनना है और आप जो मुझे कह रहे हैं, आप अपनी कलम की नोक से एक रात 1 सेकंड में फैसला कर सकते हैं कि वहां शिलान्यास होगा। अटल जी हंसे और चले गए नमस्कार करके। सरकार गिर गई। कुछ सालों के बाद, ये 89 की घटना है, और 97-98 में अटल जी प्रधानमंत्री हुए, या शायद 99 में हुए। अटल जी प्रधानमंत्री हुए। मैंने वीपी सिंह जी को याद दिलाया। मैंने कहा कि अटल जी से आपने कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री हो तो राम मंदिर बना ले। वो हंसे, कहने ठीक कह रहे हो। फौरन फोन मिलवाया अटल जी को। उस दौर के प्रधानमंत्रियों में बड़ा शिष्टाचार होता था कि अगर कोई उस स्तर का आदमी आपके लिए मैसेज छोड़ता है तो फौरन प्रधानमंत्री उसको कॉल बैक करते हैं। तो वीपी सिंह का मैसेज देखा होगा। अटल जी जब अपने ऑफिस में फोन पे आए होंगे तो उन्होंने फौरन फोन मिलवाया और पूछा, कहिए मेरे लिए क्या आ गया है, आपने फोन किया। तो वीपी सिंह जी ने कहा कि अटल जी, आपको एक बात याद दिलानी थी। फोन उन दिनों, ये जो फोनों में आवाज निकलती थी, मोबाइल इतने नहीं चले थे जो सामान्य फोन है। अटल जी ने पूछा, क्या? तो वीपी सिंह ने कहा, आप जब मेरे पास आए थे, आप प्रस्ताव लेकर के, और मैंने आपसे कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपने एक ऑर्डर से इस चीज को जायज कह दीजिएगा कि नहीं ये गलत है और हम शिलान्यास उस जगह पे करेंगे। जानते हैं, उधर से अटल जी इतनी तेजी से हंसे कि वो पूरा कमरा उनकी हंसी की आवाज से गूंज गया और उन्होंने नमस्ते करके फोन रख दिया। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ राजा भोज की गद्दी पे बैठा हुआ आदमी गलत फैसला नहीं कर पाता है, चरवाहा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी विश्वनाथ प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रधानमंत्री की कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी को क्या हो गया, ये कुर्सी बदल गई, कुर्सी का चरित्र बदल गया, कुर्सी की ताकत बदल गई कि वहां पर बैठ करके ऐसे फैसले हो रहे हैं जो देश को परेशानी में डालने वाले सिद्ध हो रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला, आर्थिक स्थिति का बिगड़ना और इस पोजीशन पर पहुंचना कि हमारे सामने अब रास्ते ही नहीं बचे हैं, लोगों के रिजर्व खत्म हो गए हैं, आर्थिक पहिया घूम नहीं रहा है। हमारे जितने रिजर्व बैंक के पुराने चेयरमैन है वो चेतावनियां दे रहे हैं, बैंकों के चेयरमैन चेतावनी दे रहे हैं, प्राइवेट बैंकों के चेयरमैन चेतावनी दे रहे हैं, विदेश में बैठे भारत से गए हुए अर्थशास्त्री और बहुत सारे जो आर्थिक सलाहकार थे वो तो इस्तीफा ही इसलिए दे गए कि फैसले गलत हो रहे हैं और इस देश की इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है। चाहे जितने भी यहाँ से हमारे मौजूदा सरकार के आर्थिक सलाहकार छोड़ छोड़ के गए, वो कुर्सी क्यों सही फैसला नहीं कर पा रही है? आखिरी सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं, या आपके साथ जो बातचीत करते हैं लोग, उनसे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? संतोष जी, आपने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया राजा भोज की कुर्सी का, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग टेंजेंट पे इसको ले जाऊंगा, जबकि वो एग्जाम्पल बहुत फिट आया जो आप मेरे हिसाब से। जब हम भारतीय प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो समझ में आता है वो ये कि इस समय जो शासन कर रहे हैं, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ वालों ने शासन किया था, मुझे लगता है इनके दिल में एक टीस है कि ये कांग्रेस का बनाया हुआ भारत, इसके सारे संविधान की बातें इत्यादि जो हैं वो कांग्रेस की बनाई हुई हैं, और उसके अंदर जो कानून हैं, जो तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, जिस तरीके का मोडस ऑपरेंडाई है, ये कांग्रेस का दिया हुआ है। और इसलिए मुझे याद आता है 1925 से लेकर के 1947 तक का आरएसएस का सफर, जिसमें अगर मैं
आपको पेश कर सकता हूं। मैंने आडवाणी जी जीवनी पढ़ी थी जब उन्होंने मुझे भेंट की थी। उसके एक पेज में बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है कि जब 1947 के अंदर ये देश का बंटवारा हुआ, आजादी और बंटवारा हुआ, तो किस तरीके से आडवाणी जी भाग करके छुपते छुपाते किसी तरीके से प्लेन में बैठ के कराची से दिल्ली आए। तब उस समय आरएसएस के जो वर्कर्स हुआ करते थे उनके मन में होता था, वो कांग्रेस की तरफ देखते थे कि ये हमारा देश बनाएंगे। लेकिन बाद में जो इनके जो मन के मुटाव हुए आरएसएस के वर्कर्स के विद कांग्रेस की पॉलिसीज, ये जो भेदभाव उनके मनभेद जो हुए, उसके चलते ये लोग पॉलिटिक्स में उतरे। वरना 1947 तक ये लोग पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, जबकि आरएसएस की पैदाइश 1925 रही है। 22 साल ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो उसके बाद जब इन्होंने राजनीतिक तरीकों में आकर के कांग्रेस के और या देश की बाकी पार्टियों के साथ लड़के सत्ता हासिल करने की जो कोशिश करी थी, तब इन्होंने राजा भोज की जो कुर्सी है, जो सिंहासन है, उसको बदलने की शुरुआत इनके सपने में। ये राजा भोज को नहीं बदलना चाहते थे, ये उसके सिंहासन को बदलना चाहते। इस सिंहासन पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी 6 साल बैठे। वो शायद, अगर दौर हमें समझ में आए, मेरे हिसाब से, मेरे आकलन से, बड़ा कंफ्यूजिंग दौर था आरएसएस के लिए कि हम कांग्रेसी बन जाएं या हम कुछ नयापन कर पाए। कुछ नयापन जरूर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। 2014 में जिस राजा भोज का उदाहरण आपने सिंहासन का दिया, ये सिंहासन शायद वही था, पर इस पे माफ कीजिएगा एक रावण आके बैठा। रावण, हाँ रावण। रावण एक बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति था। नरेंद्र मोदी ने 13 साल गुजरात में जो चीफ मिनिस्टरशिप का काम किया, बहुत बुद्धिशाली थे। गुजरात डूबता गया कर्ज में। गुजरात में ढेला विकास नहीं हुआ, लेकिन एक ही चीज का विकास हुआ, वो है मोदी की इमेज का। तो बहुत बुद्धिशाली उस तरीके से रावण। जब वो रावण आकर के दिल्ली की कुर्सी पे काबिज होता है और उसके बाद जो अपने हथकंडे, प्रोपागेंडा और गुजरात मॉडल की दुहाई से इस देश को चलाने की कोशिश करता है, जो असलियत में सब फेक था, तो उस बदौलत पिछले 5 साल के अंदर, शुरुआत के जो 5 साल मिस्टर मोदी की सरकार के रहे, इस देश को आपने इस तेजी से डूबता हुआ देखा कि उस डूबते हुए जहाज की शक्ल को बचाने के लिए इन्हें मीडिया के साथ कोल्यूड करना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा। और इस मीडिया को उन्होंने इतने नंगेपन पे उतारू कर दिया कि आज की तारीख में ये देश जानता तक नहीं है कि ये सरकार, भारत सरकार 2 साल पहले बैंकरप्ट हो चुकी है। ये जानता तक नहीं है। आज का वोटर नहीं जानता इस बात को कि मिस्टर मोदी ने आपके जितने भी भारतीय एसेट्स हैं, जितनी भी भारतीय आपकी जो आपकी एसेट्स हैं, वो सब बेच दी, वो सब खत्म कर दी, दुनिया भर से लोन ले लिया। और जिस तरीके से गुजरात में 13 साल में 4,000 करोड़ के कर्ज वाले गुजरात को 3 लाख करोड़ के कर्ज में डाल करके ये देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, आज की तारीख में ये देश जो है गर्क में जा चुका है। लेकिन आपको ये मीडिया क्या दिखाएगा? एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आपका इकॉनमी ठीक हुआ? आपका, देश को छोड़ दीजिए। क्या आज आपके पास अगर 1 लाख रुपया भी अगर आपके अकाउंट में है, तो आप 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदने जाएंगे? नहीं। क्या बच्चों के एजुकेशन और स्वास्थ्य की सेवाएं इस देश में क्या बेहतर हुई? नहीं। बेहतर हुआ तो सिर्फ उन टीवी वालों का बेहतर हुआ कि भाई, पाकिस्तान पे हमने हमला कर दिया, चीन को देखो हमने कैसे खदेड़ दिया। झूठ दिखा करके अगर आपका पेट भरता है मीडिया वालों, तो आप दिखा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि देखने वाले का पेट नहीं भर रहा। और ये मिस्टर मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सरकार में बैठी है, एक झूठ बोलने के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये कहावत हम सबको पता है। सोचिए, मोदी जी ने तो हजारों झूठ बोले। अब इसको छुपाने के लिए मुखौटा कहां से लाएं? इनके प्रवक्ता तो छुपा नहीं पाते, इनके नेता तो छुपा नहीं पाते, तो इनको चाहिए मीडिया का सहारा। मान के चलिए संतोष जी कि आज जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका बयान आया है, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, बाकी में भी आया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु इज द शेल्टर फॉर एंटी नेशनल, अर्थात तमिलनाडु के अंदर देश विरोधी लोगों को पनाह दी जाती। तमिलनाडु के अंदर कोई मीडिया के अंदर दम नहीं है कि 4 दिन तक इसको घिसे और जेपी नड्डा को रिजाइन करवाए। आज का मीडिया सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, राहुल गांधी ने पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी, बस इतनी ही बात कर सकते।
यानी लोगों को भ्रमित करना, लोगों को आतंकित करना, लोगों को सच ना दिखाना, लोगों को भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की गलतियां ना दिखाना, ये करके इस देश पे नहीं, मोदी मीडिया अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि इस देश के अंदर जब भुखमरी सामने खड़ी है, बिहार के इलेक्शन में रिजल्ट आपको पहला जवाब दे देगा। दर्शकों, दोस्तों, आपने निशांत जी की और मेरी बातचीत सुनी। मैं जानता हूं कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, पर एक विनम्र प्रार्थना है, ऐसे सवालों के ऊपर अपने बीच भी बातचीत कीजिए। कोई भी फैसले, किसी भी फैसले पे आप पहुंचे, पर अपने दिमाग को सोचने की प्रक्रिया में डालिए। और जो विषय हम उठा रहे हैं, निशांत जी उठा रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं, उन प्रोग्राम्स के विषयों को लेकर के आपस में थोड़ी सी चर्चा कीजिए। अगर आप चर्चा करेंगे, आप सचमुच देश का भला करेंगे। वैसे देश का भला करने वालों को या भला करने की सोचने वालों को एक वर्ग है जो देशद्रोही साबित करने में लगा है। और मैं फिर दोहराता हूं, इस देश में खोटे सिक्के के नाम पर जो सिक्का चल रहा है, अच्छे सिक्के के नाम पर जो खोटा सिक्का चल रहा है, देशद्रोह के नाम पर एक तरीके से देश प्रेमियों को पेंट करने की कोशिश की जा रही है देशद्रोही। दरअसल वो देश प्रेमी हैं और उन्हें देशद्रोही इसलिए कहा जा रहा है ताकि उनके कानों में कोई भी सच्चाई की बात डाल के कू न कर सके। गांव में एक खेल होता है, लोग बैठते हैं और जब दूसरा जाता है उसके कान में कू करते हैं, वही उठ के भागता है। तो ये कू करने की जरूरत है उनके कान में, जो लोग देश प्रेम के नाम पे देशद्रोह कर रहे हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं। निशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस प्रक्रिया को इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि हम छोटा सा ही सही, या राम जी ने जब बनवाया था पुल लंका के लिए, तो गिलहरी का किस्सा हमेशा याद रखता हूं मैं, कि गिलहरी लोटपोट के जा रही थी, पूछा उससे कि तू क्यों लोटपोट के जा रही है मट्टी लेके, कहा कि मैं भगवान राम का इतना ही सहयोग कर सकती हूँ कि मैं जितनी मिट्टी है उतनी ही ले जाके वहां डालूं। तो निशान जी, आप जैसे लोग और हम जैसे लोग देश प्रेम का इतना सहयोग तो कर सकते हैं कि कम से कम सच्ची देशभक्ति के सवाल को हम लोगों के सामने रखें, ताकि लोग समझ सकें कि देशद्रोह और देश प्रेम में कितना फर्क है, उनके तर्कों में कितना अंतर है। नमस्कार। आपको भी नमस्कार।